अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस के जो तीनों केसेस हैं, अफर्मेटिव केस, नेगेटिव केस और इंटेरोगेटिव केस को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको आइडिया है, हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की ग्रामर। और 9th क्लास की जो इंग्लिश ग्रामर है, उसमें जो पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया हुआ है। अभी हमारा ये टॉपिक जो इंग्लिश टेंसेज वाला, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इंग्लिश टेंसेज में जो पहले 8 टेंस थे, 4 प्रेजेंट के और 4 पास्ट के, ये हमने जो है वो मुकम्मल डिस्कस कर लिए हैं। इनके ऊपर वीडियो बना चुके हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। अभी हम अपना 9th जो टेंस है, फ्यूचर का पहला टेंस, और वैसे टोटल टेंसेज में जो 9th टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसको जो है वो समझने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शनाख्त। तो जिस तरह के मैं हर लेक्चर में जो है वो आपको बताता हूँ कि हम बेसिकली टेंसेज क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ताकि हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो उर्दू से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो पहला काम क्या है, शनाख्त करना है कि हम सेंटेंस को देखें तो पता चला सकें कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, या पास्ट कंटिन्यूस का है, या कि फ्यूचर कंटिन्यूस का है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचान आनी चाहिए उसकी। तो पहचान ये है, कह रहा है इस टेंस के जुमलों के आखिर में गा, गे, गी आता है। इस ज़माना में ऐसे कामों का बयान होता है जो आने वाले वक्त में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो मेन बात याद रखनी है कि वो वाले काम जो कि आने वाले टाइम में होंगे, उनको जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो किस टेंस में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और निशानी क्या है कि इनके आखिर पर गा, गे और गी आएगा। एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, फिर हमें जो है वो इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कह रहा है वो मुझे मिलने आएगा। ठीक है, ये काम अभी हुआ नहीं है, बाद में होगा। वो मुझे मिलने आएगा, तो लिहाजा ये फिक्रा किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। वो सुबह सैर को जाएंगे, मतलब अभी वो गए नहीं, सुबह जाएंगे, आने वाले टाइम में जाएंगे, तो ये क्या है, इंडेफिनिट का फिक्रा है। मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूँगा, तो ये काम भी आने वाले टाइम में होना है, तो लिहाजा ये किसका फिक्रा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। और इसके लास्ट पर गा आया हुआ है, जो कि हमने निशानी देखी है। अब देखते हैं कि इन फिक्रात को ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो ये जो है इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। कह रहा है ही, शी, इट एंड दे अगर सब्जेक्ट हो हमारे, यानी कि ही, शी, इट या दे कोई सब्जेक्ट हो, तो क्या करेंगे, उसके साथ विल लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या मतलब कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है, विल यूज़ होगा या शेल यूज़ होगा, और विल किन के साथ यूज़ होगा ये हमने देख लिया। अब जो आई और वी है, अगर ये सब्जेक्ट होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, शेल यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और एंड पे ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। सिंपल ये कि आई और वी बेसिकली क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन होगा तो उसके साथ शेल लगाएंगे, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर देंगे, तो हमारी जो है वो ट्रांसलेशन हो जाएगी। ये बात जो मैंने एक्सप्लेन की उर्दू में लिखी है। कह रहा है इस टेंस में आई और वी के साथ शेल और वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यू, दे, इट, शी, ही के साथ विल और वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखें एक बात जो नोट करने वाली है कि वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या येस नहीं लगेगा। जो कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पढ़ा था कि जब वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ एस या येस लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा कोई रूल नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं। कह रहा है मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूँगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। ठीक है, हमने देखा कि आई और वी के साथ क्या लगेगा, शेल लगेगा। आई शेल, रुखसत करना था सी ऑफ, आई शेल सी ऑफ माई फ्रेंड्स, जो कि ऑब्जेक्ट है, तो मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूँगा। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, शेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सी ऑफ, ये सी ऑफ कट आएगा जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड माई फ्रेंड्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वो मुझे मिलने आएगा, ही विल कम टू सी मी। ठीक है, ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है, सी मी मिलने आना। ठीक है, ही विल कम टू सी मी।
अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर जुमलों में ज़रूरी लफ्ज़ या ख्याल आया हो तो आई वी के साथ विल और दीगर सभी फाइलों के साथ शेल लगाया जाता है। क्या मतलब? सिंपल ये कि अगर हमारे किसी फ़िक्रे में स्ट्रेस दी गई हो, ठीक है, स्ट्रेस से क्या मुराद है कि कहा गया हो ये काम ज़रूरी है, ये करके रहूँगा, आपने फ़िक्रे में ज़रा स्ट्रेस देनी है, तो फिर हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। मसलन ये तो वही बात लिखी हुई है कि अगर फिक्रे में स्ट्रेस होगी तो हम क्या करेंगे, ही शी इट के साथ शेल लगा देंगे, आई वी के साथ विल लगा देंगे। नॉर्मल हम ऐसा नहीं करते। नॉर्मल क्या होता है, ही शी इट या दे वगैरह के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं और आई वी के साथ शेल लगाते हैं। लेकिन ये स्पेशल केस है जो एग्जाम्पल से हम देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, कह रहा है मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा। ठीक है, करके रहूँगा, ठीक है। एक होता है मैं वजीफ़ा हासिल करूँगा, तो अब ये कह रहा है मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा, स्ट्रेस दे रहा है कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो जब इस तरह की बात हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। यानी चेंज से क्या मुराद है कि आई के साथ विल लगा देंगे, आई और वी के साथ विल लगा देंगे, बाकियों के साथ शेल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल गेट अ स्कॉलरशिप। ये देखिए, आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गेट फर्स्ट हमारा वर्ब यानी कि हासिल करना, और स्कॉलरशिप क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो ज़रूर सदर का इंतज़ार करेंगे, लाजमी बात हो रही है, स्ट्रेस दी गई है। दे शैल वेट फॉर द प्रेजिडेंट। वैसे दे के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, शेल लगा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि विल और शेल को अपोजिट यूज़ कर रहे हैं। ये वही एक्सप्लेनेशन आ गई। अब ये कुछ और फिक्रे हैं हमारे पास, वैसे प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। हम इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे, वी शैल वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। ठीक है, टू गेट पास करने के लिए, ये जो है वो बेसिकली हमारा वर्ब है। देखिए, इसके साथ कोई भी ऐसी केस नहीं लगा और फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लगी है, वही जो कि सब्जेक्ट है, इसके साथ शेल यूज किया हुआ है। पुलिस डाकू को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी, द पुलिस विल सक्सीड इन अरेस्टिंग द रॉबर। ठीक है, ये वही है, तो वही के साथ हमने शेल लगाया था। आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, बाकियों के साथ विल लगाते हैं। तो पुलिस के साथ उसने देखें विल लगा दी है, विल सक्सीड इन अरेस्टिंग द रॉबर। ठीक है, ये अरेस्टिंग जो है, ये आईएनजी वाली बात नहीं कर रहा, वैसे पकड़ने को जो है वो अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तुम अपने दोस्त की दावत कबूल करोगे, यू विल एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ योर फ्रेंड। बरसात के मौसम में दरियाओं में सैलाब आएगा, फ्लड विल कम इन द रिवर्स इन द रेनी सीजन। यानी कि बरसात का जो मौसम होगा उसमें क्या होगा, सैलाब आएगा। ये जो है हमारा एक पॉइंट होता है जो कि हम हर टेंस में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली यूज़ को देखते होते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से यूज़ कहाँ पे होना है। कह रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिंगल एक्ट दैट इज येट टू टेक प्लेस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उस काम को बताने के लिए यूज होता है जो कि अभी हुआ नहीं है, जिसने अभी होना है। दे विल लीव फॉर लंडन टुमारो, वो लंदन के लिए सुबह रवाना होंगे। ठीक है, तो देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, कोई भी ऐसी एस नहीं लगा, और साथ क्या लगा हुआ है, विल लगा हुआ है। द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। ठीक है, तो अदालत क्या है, अगले जुमेरात को अपना फैसला देगी। आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे, मैं उसे अगले सोमवार को मिलने जाऊंगा। ठीक है, शैल का देखें सी लगा हुआ है, आई के साथ शैल लगाते होते हैं, और उसके बाद उसने क्या लगा दिया, सी लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगा दिया एस और एस के बगैर। ये था हमारा अफर्मेटिव केस। अब हमारा दूसरा केस आ गया नेगेटिव केस। नेगेटिव केस को देखते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है, अब तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का क्या तरीका होता है। जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ हम नॉट लगा देते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शेल। तो मतलब विल नॉट या शेल नॉट यूज करेंगे तो ये हमारे फिक्रे ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है ही शी इट दे एंड यू, सब्जेक्ट हो तो विल प्लस नॉट लगाएंगे, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट यूज होगा। आई वी अगर सब्जेक्ट हो तो शेल के साथ नॉट लगाएंगे, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। इसमें जो याद रखने वाली बात है क्या कि विल के साथ नॉट लगाएंगे और शेल के साथ नॉट लगाएंगे, बाकी वही रूल हैं जो कि अफर्मेटिव के रूल्स हैं। मनफी जुमलों यानी नेगेटिव सेंटेंस में विल या शेल के बाद नॉट लगाते हैं। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कह रहे हैं हम डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, वी शैल नॉट कॉल द डॉक्टर। ठीक है, वी सब्जेक्ट है, वी के साथ हम शेल लगाते हैं, तो शेल क्योंकि नेगेटिव फिक्र है इसलिए हमने शेल के साथ नॉट लगा दिया।
कॉल मतलब बुलाना, द डॉक्टर, डॉक्टर को तो हम डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे। ये इसकी जो है वो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। नौकर खत डाक में नहीं डालेगा, द सर्वेंट विल नॉट पोस्ट द लेटर, वो सारा पर्चा हल नहीं करेगा, ही विल नॉट सॉल्व द होल पेपर, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, आई शैल नॉट फॉरगिव हिम। ये आ गया हमारा थर्ड केस, इंटेरोगेटिव केस। तो वही रूल है जो हम पिछले 8 टेंसेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? विल और शैल। विल और शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगे एंड पे, क्वेश्चन मार्क लगेगा। विल और शैल किसके साथ यूज होना है वो हम 3-4 दफ़ा इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको याद होगा। सवाली जुमलों यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या लोग पागल कुत्ते के पीछे भागेंगे? विल द पीपल रन आफ्टर द मैड डॉग। ठीक है, तो ये जो विल है ये स्टार्ट में आ गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। किससे पहले आ गया? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? लोग, द पीपल। काम क्या हो रहा है? भागने का, रन। देखें बगैर एस और एस किसने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आफ्टर द मैड डॉग, पागल कुत्ते के पीछे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या आप इस्लाम की तबलीग करेंगे? विल यू प्रीच इस्लाम। क्या दुकानदार कम तोलेगा? विल द शॉपकीपर गिव शॉर्ट वेट। क्या मैं स्कूल जाऊंगा? शैल आई गो टू स्कूल। अब हम समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंड किया है। तो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो फिक्रात हैं उनको आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, और वो हमने देखा है कि एंड पे गा, गी, गे वगैरह आता है। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर और फार्मूला, यानी कि कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा जब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के। सिचुएशन एंड सिनेरियोज वेयर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, मुख्तलिफ हमने जो देखिए कि कब कब ये यूज़ होता है, उसमें हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखा। अभी हमारे पास एक टेंसेस का टेबल है एंड आई एम होपफुल कि आपको याद होगा। उस टेबल को हम देखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये है जनाब हमारे पास एक टेबल जो कि हमने बेसिकली समरी लिखी हुई है सब टेंसेस की। तो यहाँ पर हमारा ये जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टेंस था। प्रेजेंट के 4 टेंस, फिर आगे पास्ट के 4 टेंस और फ्यूचर के भी आगे 4 टेंस हैं। प्रेजेंट के 4 टेंस हमने पढ़ लिए हुए हैं, पास्ट के भी 4 टेंस पढ़ लिए हैं। अभी इस वीडियो में हम फ्यूचर का टेंस जो है पढ़ रहे हैं, पहला फ्यूचर इंडेफिनिट। तभी हम बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की समरी देखेंगे और साथ में हम इसको इंडेफिनिट के जो 2 दूसरे टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उसके साथ कंपेयर भी करेंगे ताकि हमें हमारा पिछला टेंस भी जो है वो रिवाइज हो जाए और हमारी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद जो है वो रिफाइन हो जाए। तो ये है समरी। अभी आपको याद ही होगी कि जब हमारा अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव केस होगा तो ही, शी, इट, दे या कोई भी सब्जेक्ट होगा तो विल लगाते हैं, फर्स्ट की पहली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। आई और वी होगा तो शैल लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो शैल नॉट और विल नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव है, शैल और विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। सिंपल सा टेबल है और ये आपको समझ आ गई होगी। ये देखें दूसरा अब हम देख लेते हैं। इसके बारे से प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें देखें, उसमें पहली तो बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव केस है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। सेम पास्ट इंडेफिनिट का भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जब उसका अफर्मेटिव केस होता है। जब इसका नेगेटिव केस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो उसमें डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं और पास्ट में डिड नॉट लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव में डू और डज और इसका डिड जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो दोबारा से देखें और साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट को भी देखें तो आपको ये जो इंडेफिनिट के तीनों टेंसेज हैं ये बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। So that was all about this discussion. I am very much hopeful that you got understanding regarding what we have discussed. So if you found the video useful, do share it with your friends. So thank you very much. See you in the next lesson.